डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको समाकलनों के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। पीछे जो समाकलन किए हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है ना, कि उनका किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर देखना समाकलनों के अनुप्रयोग, समाकलनों के अनुप्रयोग ये है, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इसके जैसे अनुप्रयोग करते हैं। तो पीछे अपन ने निश्चित समाकलन पढ़ा है, एक्सरसाइज 10 जो है निश्चित समाकलन, उसका अपन को ज्ञान होना चाहिए यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि वक्र वगैरह ये चीज़ें बनती हैं, फिर उसमें जो सममित क्षेत्र है, सममित क्षेत्र का मतलब जैसे देखो मेरी बात सुनो, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु है 0 0, इसके निर्देशांक है। यहाँ पर x भी 0 और y भी 0, ठीक है ना। ये x तक, ये x डैश, ये y डैश, इस तरह से होता है। आप सब पढ़े हुए हो, ये चीज़ें बताई हुई हैं। अब ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो ऐसे वृत्त का समीकरण x² प्लस y² इक्वल टू a², ये समीकरण होता है। मूल बिंदु जिसका क्या है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु जो है ना 0 0 जिसके निर्देशांक है, मूल बिंदु है, उसका समीकरण ये होता है। यहाँ a इसकी त्रिज्या है, ठीक है ना, a क्या है, त्रिज्या है। अब देखना सममित का मतलब क्या होता है, जितना क्षेत्र ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। अपन इस एक का क्षेत्रफल ज्ञात करके और इसको 1 2 3 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे सममित है, सममित मतलब बराबर हैं। ये इसके सममित, ये इसके सममित, ये इसके सममित। अब देखो इसमें क्या है, याद क्या करने की बात है कि देखो इधर तो क्या है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, क्षेत्रफल सदैव पॉजिटिव आता है। अपन इसका निकाल लेंगे तो 4 गुणा कर देंगे। ये नहीं था ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव है, इस तरह से ये है। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्रफल में क्या देखा है, सममित आकृति को देखा जाए, सममित जो क्षेत्र हैं वो सारे के सारे ले लिए जाते हैं। वो नेगेटिव होते हैं तो भी पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अपने पास मान लीजिए y बराबर fx कोई फलन है, वक्र है, y बराबर fx कोई फलन है या ये वक्र है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि कोई भी समीकरण दिया जाएगा तो उससे अपन क्या है fx बराबर दिया जाएगा तो y बराबर मान करके उसको करते हैं, फिर उसका अपन उसको सरल करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान देना किस तरह से यानी अपन इसको ज्ञात करते हैं, ध्यान देना। ये सारी डिटेल जब क्लास में लगेगी ना उस समय एक बार फिर बताएंगे। किसी समतल वक्र के लिए क्षेत्रफल की गणना करने का व्यवहारिक नियम क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, कच्चा चित्र बनाते हैं, ठीक है ना, यानी रफ चित्र बनाते हैं। कच्चा चित्र ही चलता है, इसमें पक्का बनाने की जरूरत नहीं है। दिए गए वक्र की एक रफ आकृति खींचते हैं, उसके बाद उस क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसके क्षेत्रफल की गणना हमें करनी है, ठीक है ना। जिसके क्षेत्रफल की गणना हमें करनी है उस क्षेत्र का निर्माण करते हैं और क्षेत्र के लिए निश्चित समाकलन इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि समाकलन की सीमाएं मेन जो होती है वो सीमाएं जो हमने आपको बताई थी ना, कि ये क्या है, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है, निम्न सीमा होती है, ये अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट, यानी इसका निर्धारण करना अति आवश्यक है। इन लिमिटों का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। निर्धारित करते हैं कि समाकलन की सीमाएं जो हैं, लिमिट्स जो हैं, इस प्रकार चुनी जाएगी परतंत्र चर जो है वो पूरे क्षेत्र में विचरित करता है। देखिए एक तो स्वतंत्र होता है, एक परतंत्र होता है। तो परतंत्र चर है वो उस क्षेत्र में, यानी जैसे अभी अपन ने ये लिया था, तो परतंत्र चर इस पूरे क्षेत्र में यानी भ्रमण करता हो, ठीक है ना, पूरे क्षेत्र में घूमता हो, भ्रमण करता हो, ठीक है, इस प्रकार से विचलित करता हो, भ्रमण करता हो, ठीक है ना, घूमता हो, इस तरह से।
उपर्युक्त पद के निर्धारण के अनुसार निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करते हैं जो कि वक्र का अभिष्ट क्षेत्र होता है। ठीक है ना। अब वक्र, अनुरेखण में रेखा, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये चीजें हैं अपने सिलेबस के अंदर। क्या है? रेखा है, वृत्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, अतिपरवलय है। इनके समीकरण अपन को याद होने चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ इनको आप याद करना है। अब देखो सबसे पहले सरल रेखा, देखो सरल रेखा है, ये क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने आपको पढ़ाया था। ये व्यापक रूप है सरल रेखा का। ये सरल रेखा है। अब यहाँ पर देखना कि इस रेखा का समीकरण जैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ x बराबर मान लीजिए अपन ने 0 रखा तो y का मान क्या आ गया? -c/b आ गया। और जब y बराबर 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? -c/a आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसके निर्देशांक क्या हो गए? जब x का मान ये रखा तो ये आ गया, 0 रखा तो एक का निर्देशांक आ गया अपने पास, जैसे a है 0 और -c/b, और ये आ गया b -c/a और 0। ये निर्देशांक आ गए। अब रेखा का समीकरण क्या होता है? ध्यान देना, ये अपने पास x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, x y x डैश y डैश, ये ओ ओरिजिनल मूल बिंदु होता है। ठीक है ना। तो अब इस पर देखिए अपन करते हैं। ये रेखा है, ये ए बिंदु है। ए बिंदु क्या है हमारा? x का मान, ओ ए नहीं, ए बिंदु इधर आएगा। y बी बिंदु है, ये क्या है कि x का मान तो क्या है? -c/a और 0, और इधर क्या हो गया? ये 0 -c/b। यानी इस प्रकार से, यानी इसको दर्शाते हैं अपने पास। ये जो है ये सरल रेखा जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को अपन इस तरह से खींचते हैं। इस तरह से निकाल कर मान निकाल लेते हैं, मान निकाल करके यहाँ रखते हैं, रेखा का समीकरण आ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर उस क्षेत्र का अपन क्या करते हैं? लिमिट निकालते हैं, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन लिमिट ले लेते हैं, इसमें एक अल्पांश लेंगे, जो क्या होगा? इधर लेंगे तो dx होगा, इधर अल्पांश लेंगे तो ये dy के रूप में होगा, y x पर dy के रूप में, इधर dx के रूप में होगा। ठीक है ना। ये आगे बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो सरल रेखा, उसके बाद क्या है? मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। हमने आपको बताया था मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखना, y बराबर mx, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है। हमने आपको बताया था 11 में बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये उस रेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता तो क्या है? m है, और c क्या है? y अक्ष पर अंतःखंड है। ठीक है ना। y अक्ष पर खंड काटती है, उस रेखा का समीकरण है। जब ये मूल बिंदु से जाएगी तो क्या हो जाएगा? y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, y बराबर mx। देखो ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। ये कोई एल रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, उसका समीकरण y बराबर mx होता है। m क्या है यहाँ पर? m जो है वो क्या है? प्रवणता है। m बराबर क्या है? प्रवणता, ढाल, प्रवणता, जिसको अपन ने ढाल पढ़ाया था। ये m प्रवणता है। ठीक है। दो बिंदुओं से गुजरती थी तो x2 - x1 y2 - y1, ये प्रवणता निकालने का सूत्र था। ठीक है। और वैसे अगर हम निकालते थे तो क्या करते थे? जैसे y बराबर mx प्लस सी, ये होता है। अभी अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अपने पास क्या था कि रेखा का अपन ने समीकरण लिया था। इस समीकरण में y का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? a-a/b और इंटू x और -c, ये आ जाएगा। तो ये क्या है? x का जो गुणांक है इससे कंपेयर करते हैं तो ये क्या आ गया? इसकी प्रवणता आ गई। क्या आ गई? इसकी प्रवणता आ गई। ठीक है ना। इस प्रकार से निकालते हैं।
बताया भी था। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा जिसका रूप है, देखो y बराबर प्लस माइनस x है, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या होगी, y बराबर x जो होगी वो तो क्या होगी, ध्यान देना, ये रेखा होगी धनात्मक दिशा की तरफ जो है वो, ये y बराबर x वाली है, और इधर से देखना ये जो होगी ये क्या होगी, y बराबर माइनस x वाली, ठीक है ना, ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक की तरफ होगा, इधर ऋण इधर ऋण, देखो इधर x भी ऋणात्मक है, y धनात्मक है, इधर x ऋणात्मक वो धनात्मक और y ऋणात्मक है, ठीक है ना। इस प्रकार से यानी इस रेखा का समीकरण ऐसे निकाला जाता है। उसके बाद क्या है, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर और x बराबर a दूरी पर, तो ये रेखा का समीकरण क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। देखो y अक्ष के समांतर, y अक्ष ये है, इसके समांतर रेखा क्या होगी, ये होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो दूरी है ना ये a के बराबर है, तो इसका समीकरण क्या है, x बराबर a, क्या है, x बराबर a है। इस रेखा का समीकरण जो क्या है, मूल बिंदु से a दूरी पर है, x अक्ष पर मूल बिंदु से a दूरी पर है, ठीक है ना। इस प्रकार अब y अक्ष के समांतर, अब x अक्ष के समांतर, ये लो x अक्ष के समांतर और y बराबर a पर, देखो x अक्ष के समांतर ये है, y बराबर a पर ये हो गया, तो ये y बराबर ये हो गया, ठीक है ना, y बराबर a हो गया मूल बिंदु से o से, यानी y बराबर a दूरी पर। ये सारे 11th में पढ़ाया, जब पढ़ाया था मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या है, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र बिंदु जो है, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र है वो 0 0 है और त्रिज्या जो है वो मान लीजिए a है, ठीक है ना। तो वो क्या बताया, जो मैंने अभी बताया था, इसका समीकरण क्या होता है, इसका ax प्लस by इज इक्वल टू a, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है ना। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। अब देखो जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है वो ऐसे चित्र बनेगा, तो आपका चित्र बनाओगे ऐसे बनेगा वो, ठीक है ना। ये O हो गया जिसके 0 0 इसके निर्देशांक हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये जो दूरी है ये कितनी है, a के बराबर है, क्योंकि इसकी त्रिज्या है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो ये क्या है, इसकी a इसकी त्रिज्या है, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, a और 0। अब लिमिट लेंगे ना, देखो जब इसका क्षेत्रफल पूरे का ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अपन इसमें से अल्पांश लेते हैं, ये dx आ जाएगा, ठीक है। जब dx आ जाएगा तो इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लिमिट क्या होगी, यहाँ x का मान 0 है, यहाँ x का मान a है, तो लिमिट क्या हो गई, अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 0 से a हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या लिया, dx लिया, तो ये dx हो गया, जब dx हो जाएगा तो यहाँ y dx लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से y का मान निकालेंगे, y बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो अब इसके अंदर ये लिखेंगे 0 से a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये सूत्र पता है तुम्हें, ठीक है ना, क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है, ठीक है ना। तो ये सूत्र जो बताए थे आपको इंटीग्रेशन में वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो ये तो उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। अब मान लीजिए किसी वृत्त का केंद्र जो है -g और -f, यानी ये इसका केंद्र बिंदु है और इसकी जो त्रिज्या है वो ये है,
तो उसका समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f(y) और प्लस c इक्वल टू 0, यानी ये समीकरण होता है। ये उस वृत्त का समीकरण है जो जिसका केंद्र बिंदु क्या है अपने पास -g और -f है, ठीक है ना। -g और -f क्या है, ये केंद्र बिंदु है। तो अब इसकी त्रिज्या जैसे होगी, त्रिज्या क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, √ऑफ क्या होती है त्रिज्या जो होती है वो होती है g² प्लस f² प्लस c, यानी ये इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है। और इसकी इस वृत्त की त्रिज्या ये होती है, इसका केंद्र बिंदु ये होता है। केंद्र बिंदु निकालते हैं क्या है कि x अक्ष के गुणांक का आधा का ऋण चिन्ह और y अक्ष के गुणांक का आधा करके उसका ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद देखो अब परवलय, परवलय पैराबोला, ठीक है ना। पैराबोला क्या होता है, ध्यान देना। अब इसमें क्या है कि समीकरण क्या क्या होते हैं, ध्यान देना। पहली कंडीशन में क्या होता है, पहली कंडीशन में होता है ये होता है पहली कंडीशन में y² बराबर 4ax, y² बराबर 4ax, ये परवलय का पहला समीकरण है। दूसरा क्या होता है, y² इक्वल टू -4ax। तीसरा क्या होता है, x² बराबर 4ay। चौथा क्या होता है, x² बराबर -4ay। ये परवलय के 4 रूप हैं। कितने रूप हैं, 4 रूप है अपने पास, ठीक है ना। तो अब इन 4 रूपों का परवलय किस तरह से बनेगा, किस तरह से यानी चित्र बनाएंगे, वो अपन को देखना है, ध्यान देना। पहला है, इसका मतलब क्या है कि y², जब यहाँ x जो है इसके साथ ax 4ax है, जब x सिंगल घात का होता है, y डबल घात का होता है, तो ये x अक्ष के परितः होता है, ठीक है ना। x अक्ष के परितः होता है। देखो कि ये इस तरह से चित्र बनता है, ये x, ये x', ये y और ये y', ये O बिंदु है 0 0। अब इसका परवलय का चित्र क्या बनेगा, ये इसका परवलय का चित्र बनता है, ठीक है ना। ये इसका चित्र बनता है, ये कौन सा परवलय है, y² 4 बराबर 4ax, इसका है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये देखो। इसमें शीर्ष होता है, एक तो ये O है, ये शीर्ष है। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, शीर्ष जो है उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी नाभि है, नाभि क्या है, A0। तो नाभि क्या है, ये इसकी नाभि है, इसके निर्देशांक क्या है, A0 है, ये नाभि है, ये नाभि है, ये शीर्ष है, ठीक है। अब इधर जो है A ये है, तो इधर -a आएगी इतनी दूरी पर, ये जो खींची जाएगी ये रेखा क्या है, इसकी नियता है। इस नियता का समीकरण है x बराबर -a। जब इधर x अक्ष के धनात्मक दिशा में होता है परवलय, तो उसके विपरीत यानी उल्टी दिशा में क्या होता है, x बराबर -a। इधर धनात्मक है तो इधर ऋणात्मक होगी, ये इसकी नियता का समीकरण होता है, ठीक है ना। तो अब ये सारे अक्ष का समीकरण क्या है, अक्ष का समीकरण क्या है, यहाँ पर देखो x अक्ष है तो y अक्ष क्या है, यहाँ पर 0 है। तो अक्ष का समीकरण जो लेंगे वो क्या होगा, क्या लेंगे, का समीकरण जो होगा वो क्या होगा, y बराबर 0 होगा। y का मान यहाँ पर 0 है, ठीक है ना, y बराबर 0 होगा। और इसमें नाभि लंब की लंबाई, ये नाभि लंब है, इसको नाभि लंब कहते हैं। तो नाभि लंब की लंबाई जो है, नाभि लंब की लंबाई जो है वो बराबर क्या है, 4a, ठीक है ना। क्या है, 4a। जो नाभि है उसका x निर्देशांक उसका 4 गुना क्या होती है, 4a इसकी नाभि लंब की लंबाई होती है। तो ये पहला समीकरण था। अब देखो दूसरा, इसी तरह से अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, हो गया।
अब देखो ये तो क्या था, एक्स अक्ष के धनात्मक परितय था, ठीक है ना, के अनुदिश था। अब ये इसके अनुदिश वाई एक्स अक्ष के ऋणात्मक के अनुदिश होगा, तो ये इस तरह से बनेगा। ये ही उसके शीर्ष है, शीर्ष के निर्देशांक 0 0 है। ये इसका नाभि लंब है, ये नाभि है, यहाँ पर ये नाभि है, जो नाभि को मान लीजिए अपन एम मान लेते हैं। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -a और 0 हो जाएंगे, -a और 0 हो जाएंगे। अब इसकी जो नियता है वो a दूरी पर ही होगी, लेकिन ये x बराबर a धनात्मक हो जाएगी। ये ना क्या है, इसकी नियता है। ये नाभि है, नाभि लंब की लंबाई वही 4a होगी। अक्ष का समीकरण भी क्या होगा, वही y बराबर 0 होगा। इसका अक्ष का समीकरण जो होगा वो भी क्या होगा, y बराबर 0 होगा। और नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, इसमें नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -a और 0 हो जाएगा। ये नाभि के निर्देशांक हो गए। नाभि लंब की लंबाई 4a हो गई, और इसका समीकरण क्या हो गया, वही y बराबर 0 होगा। समीकरण भी वही y बराबर, क्योंकि x अक्ष अनुदिश है तो y बराबर 0 हो जाएगा। नाभि क्या हो जाएगी, -a 0 हो जाएगी, -a और 0 हो जाएगी। शीर्ष है वही 0 0, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। अब देखो आगे, अब तीसरा है इसका, जब x² बराबर 4ay होता है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, y सिंगल घात के रूप में है, तो y धनात्मक है, तो y की धनात्मक दिशा में परवलय बनेगा। ठीक है, ये सारे आप जानते हो, x है, x डैश है, y डैश है, ये o है 0 0, तो इसके शीर्ष के निर्देशांक सभी के 0 0 होंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये नाभि लंब है, ये नाभि लंब है। नाभि लंब की जो लंबाई है वही 4a आएगी, और यहाँ पर ये नाभि जो है इसका मान क्या हो जाएगा, देखो x का मान तो 0 है, और y का मान क्या होगा, यहाँ पर धनात्मक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो क्या हो गया, 0a हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, यहाँ पर 0a हो गया। उसके बाद y बराबर -a, ये नियता हो गई, नियता का समीकरण ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब y अक्ष के परितय होता है तो क्या होता है, वहाँ पर अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होगा दोनों में, और यहाँ x अक्ष के परितय होगा तो फिर यहाँ पर y बराबर 0 होगा। ये ध्यान रखना है। अब चौथा जो है वो क्या है अपने पास, ये देखो इसी प्रकार से अपन करते हैं, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये o वही मूल बिंदु है। अब क्या है, माइनस दिशा में, तो अब परवलय ये बनेगा, ये ध्यान रखना। उसी तरह से ये नाभि लंब है, इस नाभि लंब के इसके निर्देशांक क्या हो गए, यहाँ पर x तो 0 है, y क्या है, -a हो गया, ठीक है। इसके निर्देशांक शीर्ष के 0 0 होंगे। नियता का समीकरण क्या होगा, y बराबर प्लस का a हो जाएगा, ठीक है ना। y बराबर प्लस का a हो जाएगा, माइनस का a था, यहाँ प्लस का a हो जाएगा, और अक्ष का समीकरण वही x बराबर 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से परवलय के 4 रूप हैं। इन चारों रूपों में जिस तरह से सवाल आएगा उसी तरह से अपन को रफ चित्र बनाना है। चित्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चित्र सही है तो सवाल भी सही हो जाएगा। जब चित्र आपका गलत बना रखा है तो फिर सवाल भी सही नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो चित्र की ज़्यादा होनी चाहिए, किस तरफ कौन सा परवलय बनता है, ठीक है। तो ये परवलय के वो थे, हाँ। रेखा होगी, व्रत हो गया, परवलय हो गया, ठीक है। अब क्या है अपने पास, अति परवलय है। क्या है, अति परवलय, यानी क्या बोलते हैं जिसको, वो दीर्घवृत्त बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, परवलय और दीर्घवृत्त और परवलय। अति परवलय तुम्हारे उसमें सिलेबस में नहीं है, अति परवलय नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या है तुम्हारे सिलेबस में, व्रत, परवलय, दीर्घवृत्त एवं अति परवलय के बारे में अपन वहाँ पढ़े हैं, लेकिन यहाँ इसमें नहीं है, सवाल नहीं होंगे इसे, ठीक है, होंगे देख लेंगे। तो अब क्या आता है, दीर्घवृत्त।
ये बताया था कि आगे में मैंने दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो एक्स अक्ष के अनुदिश दीर्घ होता है, एक ये होता है। ये होता है वाई एक्स का अनुदिश होता है, ठीक है ना। तो अब इसका दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। ये इसका होता है। यहाँ क्या है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, इसका ए का मान बी से बड़ा है, ये ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। अति परवलय जो होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, पैराबोला, ठीक है, और इलिप्स, ये इलिप्स जो होता है दीर्घवृत्त होता है, ठीक है। तो अब ये देखो इसके अंदर क्या होता है कि उसमें अति परवलय में यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाता है, बस इतना से ध्यान रखना है। उसका समीकरण में माइनस का चिन्ह लग जाता है और दीर्घवृत्त में यहाँ प्लस का चिन्ह लगता है। तो ये इसका समीकरण है, ठीक है। तो अब इस समीकरण के अनुसार क्या है, ध्यान देना, ये एक्स है, ये वाई है। तो ये तो ए और 0 इसके निर्देशांक हो गए। इधर क्या है, 0 और बी हो गया, ये हो गया इसका, ठीक है, 0 और बी हो जाएगा। और ये अब ऐसे हो जाएगा, 0 माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस ए और 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मूल बिंदु के निर्देशांक हैं वो 0 0 ही हैं, ये 0 0 ही हैं। और इसमें बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो समीकरण होगा, अपन को समीकरण याद रखना है, ए स्क्वायर अपॉन बी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या है कि बी का मान जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए। बी का मान ए से, यानी ये वैल्यू बड़ी होगी और ये छोटी होगी तो फिर ये आएगा, ये बड़ी होगी ये छोटी होगी तो ये आएगा, ठीक है ना। तो ये अपन को याद रखने हैं इस तरीके से। अब मापांक के लिए क्या है, जैसे x का मापांक, इसके लिए क्या होता है, जैसे y बराबर ये अपन पास लाना है तो क्या हो जाएगा, y बराबर प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा मापांक में, एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये y बराबर प्लस एक्स है, ये y बराबर माइनस है। इस तरह से मापांक में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये अपन को याद रखने हैं। अब देखो, अब सवाल पर चलते हैं। एक सवाल बताता हूँ, पहले इनको याद करना है, फिर उसके बाद एक सवाल बताता हूँ मैं, उस तरह से फिर आपको करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। हाँ, ये ध्यान दो। एक्सरसाइज 11.1 का पहला सवाल है, ठीक है। हाँ, ध्यान देना।